नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं मनीषा गुप्ता। बाजार में असमंजस वाली स्थिति अब भी यहां पर जारी है और जिस तरह की खबरें हम यहां पर लगातार गल्फ कंट्री से आता हुआ देख रहे हैं, चिंता यहां पर भारत के लिए भी बनी हुई है। भारत एक्सपोर्टर है काफ़ी सारी कमोडिटीज़ का और साथ ही साथ जिस तरह से फ्रेट रेट्स में हमने यहां पर बढ़त आते हुए देखी है, चाहे वो चावल है, जेमिन ज्वेलरी स्टोन्स हैं या फिर रफ डायमंड का इंपोर्ट है जो दुबई के द्वारा होता है, सभी कुछ एज ऑफ नाउ यहाँ पर स्टॉल्ड नजर आता है। माना यह जा रहा है कि अगले 2-3 हफ्ते तक ये जारी रह सकता है। यूएस प्रेसिडेंट ने तो यहाँ तक भी कहा है कि 4 से 5 हफ्ते भी ये वाली स्थिति लगातार बनी रह सकती है। इंडियन इंडस्ट्री इसको लेकर कितनी तैयार है, किस तरह से हम इसे देखते हैं और साथ ही साथ आगे जाकर कमोडिटी के प्राइसेस कैसे रह सकते हैं, इस पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं कोहिनूर फूड्स के जॉइंट एमडी गुरनाम अरोड़ा। गुरनाम जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और हम जानते हैं कि चावल को लेकर लगातार यहाँ पर कुछ दिक्कतें बनती ही नजर आई हैं। पहले यूएस को लेकर चिंताएं थी, जिस तरह के टैरिफ्स हमने बनते हुए देखे, और उसके बाद ऑफ कोर्स यहाँ पर जैसे गल्फ कंट्रीज में जहाँ पर एक मेजर एक्सपोर्ट होता है चावल का भारत का, वो हमने काफ़ी हद तक यहाँ पर स्टॉल्ड आता हुआ देखा है। फिर चाहे वो कस्टम्स पे है, फिर चाहे वो ऑन शिप है या वहाँ पर ऑफलोड हो रहा है। किस तरह से एज ऑफ नाउ आज की रीड इन कर रहे हैं आप सिचुएशन, और यहाँ से क्या रफ प्लान है, बैक ऑफ एनवेलप कैलकुलेशंस हैं आपके लिए? जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इस समय कोई 4 लाख टन माल जो है वो ट्रांजिट में है। उसमें 2 लाख टन हमारी पोर्ट्स पे ही पड़ा हुआ है और 2 लाख टन जो है वो ट्रांजिट में है अलग अलग पोर्ट्स पे। तो ये चिंता का विषय तो है और इसीलिए कल हम लोग अपीडा से और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से मिलने गए थे और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो माल यहाँ पोर्ट से पड़ा हुआ है हमारे को वापस लाने की परमिशन दी जाए, क्योंकि कम से कम इसमें कितना टाइम लगेगा हमको पता नहीं है और वहाँ पे डैमरेज वगैरह और ये सारी चीज़ें वहाँ पे लगनी शुरू हो जाएंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो एक तो हमने ये कहा है कि हमारे को अलाउ किया जाए कि हम अपने चावल को अपने वापस ला सकें और उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एक 5 या 6 को मीटिंग करके इसका फैसला करेंगे कि कैसे करना है। एक ये इशू है। दूसरा है कि जो माल रास्ते में है उनकी पेमेंट्स का क्या होगा। जैसे ईरान भी बहुत माल जा रहा है, यहाँ पहले भी वहाँ पे जनरली पेमेंट की कंडीशन 2-3 महीने के बाद ही वहाँ पैसा आता है। तो ये सारा पैसा जो ट्रांजिट में रह जाएगा वो कब आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है जिसके लिए सब लोग वरीड हैं। तो लेकिन बस में तो किसी के भी नहीं है, जो कुछ हो रहा है उसमें हम कुछ कर तो सकते नहीं, लेकिन इंतजार ही करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट से इंतजार कर सकते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या सहयोग देती है इसके लिए, जिससे कि हम लोग किसी तरह का ज्यादा लंबा नुकसान बर्दाश्त ना करने की जरूरत पड़े। जी गुरनाम जी, आप एक चीज़ हम जो यहाँ पर जानते हैं माफ़ कीजिए, वो ये भी है कि भारत के पास चावल पर्याप्त है। पिछले साल की अगर बात की जाए तो राइस प्राइसेस इन सम सेंस नीचे आते हुए नजर आए हैं। एक इमीडिएट रिएक्शन एक तो राइस प्राइसेस पे क्या है, इंडिया के पास कितना सरप्लस राइस फिलहाल यहाँ पर है, और अब मार्च की स्थिति किस तरह से आप पैन आउट होता हुआ देखते हैं? देखिए, बासमती की जो फसल है वो थोड़ी सी डैमेज हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई कैरी फॉरवर्ड भी होता है, तो वी वर क्वाइट कंफर्टेबल, कुछ दिक्कत नहीं थी। लेकिन एकदम पीछे 1-2 महीने में काफी मार्केट स्ट्रांग हुई है, क्योंकि डिमांड एकदम निकली थी और उस कारण से मार्केट तेज हो गई थी। लेकिन अगर अब 1-आध महीना माल नहीं जाता तो मार्केट डाउन होने के चांस हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर माल जाएगा ही नहीं तो कैश फ्लो की दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए हम लोग वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि क्या होने वाला है। सब लोगों को, किसी को पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन एक ही चीज मैं कह सकता हूं कि हमारी इंडस्ट्री बहुत ताकतवर है, बहुत उनके अंदर जज्बा है, हौसला है। बहुत से आगे भी इस तरह के बहुत मुकाम आए हैं जिसमें हम लोग विक्टोरियस होके निकले हैं और इसमें भी हम निकल जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं।
गुरनाम जी, और जैसे आपने कहा 4 लाख टन यहाँ पर इन ट्रांजिट है जो ईरान और गल्फ कंट्रीज को जा रहा था। इन एन ईयर कितना क्या क्वांटिटी जाती है जीसीसी कंट्रीज को या मिडल ईस्ट को फॉर दैट मैटर, और आपको क्या लगता है ये फाइनेंशियल ईयर कहाँ खत्म हो सकता है? हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन 5 मिलियन टन्स की है जनरली, 5 से थोड़ी सी ऊपर है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अभी कोई फिगर्स हमारे पास इमीडिएट नहीं है, क्योंकि फिगर्स भी जो ऑडिटर जनरल की आती हैं वो 2 महीने के बाद आती हैं जी। लेकिन अभी इस बारे में कहा नहीं जा सकता कि क्या होने वाला है। लेकिन अभी तक जनरली हमारी 5 मिलियन टन के आसपास एक्सपोर्ट बासमती की होती है। नॉन बासमती की तो उससे भी ज्यादा होती है, 7-8 मिलियन तक पहुंच जाती है। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि क्या फिगर रहेगी, क्योंकि अभी एक यही महीना बचा है मार्च का ही, उसके बाद 31 मार्च को तो सारी हो जाती है। लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं है कि कितना जा पाया है। अभी फिगर्स हमारे पास आते आते 1-2 महीने लग जाते हैं। जी गुरनाम जी, जैसे आपने कहा कि एज ऑफ नाउ स्थिति खराब है, वेट एंड वॉच के अलावा कोई चारा नहीं है यहाँ पर, लेकिन कितना लंबा आपको लगता है कि इंडस्ट्री से झेल पाएगी इस तरह की स्टॉल्ड सिचुएशन को जहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं हो? देखिए, हमारे पास डोमेस्टिक मार्केट भी है, वो भी एक सेवियर के तौर पे हमारे पास आती है जब एक्सपोर्ट नहीं हो पाता किसी भी कारण से। और मैं समझता हूँ कि ये गल्फ में ही प्रॉब्लम है। यूरोपियन, अमेरिका, कनाडा और दूसरे कंट्रीज में ऐसी मेजर प्रॉब्लम अभी नहीं है। और जो दूसरा इशू है वो है सरचार्ज का। बहुत सी कंपनियों ने, शिपिंग कंपनियों ने सरचार्ज लगा दिया है डिफरेंट स्पेशली मिडल ईस्ट के लिए उन्होंने $2,000 का सरचार्ज लगा दिया, विच इज 3-4 टाइम्स मोर देन द फ्रेट। तो ये एक चिंता का विषय है। इसमें गवर्नमेंट को हमारा सहयोग करना चाहिए कि उनको कंट्रोल करें, वो इस चीज का, सिचुएशन का नाजायज फायदा ना उठाएं। एब्सोल्युटली, और वो मेरा क्यू है क्योंकि हमारे साथ शिपिंग लाइंस के ईडी सुनील वासवानी भी हैं। सुनील जी नमस्कार। और जिस तरह से गुरनाम जी ने कहा कि जो सरचार्जेस हैं शिपिंग कंपनी से वो बहुत यहाँ पर हाई हैं और वो एक डेटरेंट भी यहाँ पर शायद बनता हुआ नजर आएगा। मैं सुपर टैंकर्स के रेट्स भी देख रही थी मिडल ईस्ट में, जहाँ पर $400,000 एक दिन का अब यहाँ पर फ्रेट चार्जेस है। अगर हम डेली चार्जेस रेट्स यहाँ पर एलएनजी टैंकर्स के देखें तो वो 40% डे ऑन डे बढ़ते हुए नजर आए हैं। ऑब्वियसली जिस तरह की स्थिति है, वॉर है, शायद ये प्राइसेस जस्टिफाई नहीं किए जा सकते, लेकिन जैन फेब का बैकलॉग है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे शिप्स दोनों तरफ यहाँ पर खड़ी हैं। आगे जाके शिप अवेलेबिलिटी, फ्रेट रेट्स, क्रूड प्राइसेस ऑन द हायर साइड, ये सारा कुछ एक साथ में आएगा। कैसे जूझ सकते हैं इससे? पहले तो आपको और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को और व्यूअर्स को नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पहली बार नहीं है कि हमारे साथ ऐसा सिचुएशन हुआ है। मतलब पिछले 5 सालों में तो कोविड आई थी, उसके बाद रेड सी क्राइसिस आई और फिर अब ये हुआ है। तो हमने पहले भी इसका मुकाबला किया है और हर एक टाइम पे जब भी ये हुआ है, इनिशियली ऑफ कोर्स फ्रेट रेट्स या जो भी चीज है उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं बिकॉज सिचुएशन हमारी कंट्रोल से आगे था, लेकिन इवेंचुअली जाके प्राइसेस लेवल पे आ गई हैं। अब भी आप पिछले 5 सालों के में देखिए तो हमारे जो कंटेनर के फ्रेट रेट्स हैं वो 70 से 80% तक डाउन हो गए हैं, नीचे आ गए हैं। बाय 70 to 80% दे हैव कम डाउन। तो इस बेस में, लो बेस जो है अभी हमारा, इसके ऊपर अगर कुछ इंक्रीज हो रहा है तो इट इज ऑन अ लो बेस, इट्स नॉट दैट द फ्रेट रेट इज ऑलरेडी हाई। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि इंश्योरेंस के कॉस्ट तो बढ़ गए हैं और कई इंश्योरेंस कंपनीज ने इंश्योर करना भी रोक दिया है कि पुलिस में जाएंगे तो हम इंश्योरेंस नहीं करेंगे आपका। और तीसरी बात यह है कि बंकर के प्राइसेस भी बहुत बढ़ गए हैं। अभी पिछले कुछ हफ्तों में $60 से लेके $83 तक हो गया प्राइस बंकर का पर बैरल। तो ये सब कॉस्ट तो है ही, तो इनके लिए आई थिंक इनिशियली को तो कुछ होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपको ये आश्वासन दिला दूं कि जो सर्विसेज जो हैं, अब जो हमारे सर्विसेज है वो मिडल ईस्ट में अब ये सस्पेंड हुए हैं, क्योंकि ये इस कारण के
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान ने बंद कर लिया है। लेकिन हमारी जो सर्विसेज दूसरी जगहों पर है, जो लॉन्ग हॉल डेस्टिनेशंस पे है, जैसे कि यूरोप है, मेडिटेरेनियन पोर्ट्स है, अमेरिका की ईस्ट कोस्ट है, वहाँ पे बराबर चल रहे हैं। और जो हमारे जो रूटिंग्स जो थी, वो रेड सी क्राइसिस जब 2 साल पहले हुआ था, तब से ही हमने अपनी रूटिंग्स चेंज कर ली। सो स्विस कनाल के बदले हम केप ऑफ गुड होप से जा रहे हैं। तो वो सर्विसेज सब काफी हद तक ठीक ही चल रही हैं। तो सिर्फ ये पर्शियन गल्फ का इशू है, जो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। मिस्टर वासवानी, ऑलमोस्ट सभी शिपिंग कंपनीज जो वहाँ पर डील करती हैं, उनके रिलीजेस आ चुके हैं कि वो वहाँ से अब ट्रेड नहीं करेंगी, डील नहीं करेंगी। क्या इम्पैक्ट इसका ओवरऑल शिपिंग इंडस्ट्री पे ग्लोबली आता है, और एक रिपल इफेक्ट क्या हम इंडियन मार्केट्स में इसका आता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इंडियन मार्केट्स में तो उसका इफेक्ट जो है वो हमारे अरोड़ा साहब ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकेंगे, क्योंकि जो कमोडिटीज़ है वो लोकल मार्केट में सेल होने चालू होंगे, तो जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ के प्राइस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन हमारी तरफ से जो है, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं पर्शियन गल्फ को छोड़ के, क्योंकि अब हमारे जब हम अभी बात कर रहे हैं, हमारे कई जहाज पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं। तो पहले तो उन्हें वहां से निकालना है, और फिर जाके सोचेंगे कि सर्विस चलनी है तो कैसे चले। बाकी दूसरी सर्विसेज तो जैसे हमने कहा वो तो चल ही रही है। सुनील जी, ये एक सवाल हम ऑलमोस्ट सबसे पूछ रहे हैं कि कब तक आपको लगता है कि इस वाली स्थिति से इंडस्ट्री और कंपनी जूझ पाएगी? बिकॉज एक हफ्ता 10 दिन अनसर्टेनिटी आदमी झेलता है, इंडस्ट्री भी झेल लेती है। जिस तरह से बातचीत की जा रही है कि एक लंबा चल सकता है, क्या फिर कैलकुलेशंस हैं? जैसे गुरनाम जी ने बोला कि अपेडा से बात हो रही है, मिनिस्ट्री से बात हो रही है, क्या कॉन्वर्सेशंस हैं यहाँ से, क्या जगह है आगे? मैं फिर कहूंगा कि ये जो सिचुएशन है सिर्फ गल्फ के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, दूसरी जगहों के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो ठीक ही चल रहा है। तो अब गल्फ की स्थिति के ऊपर है, जैसे वो किस तरह आगे चलती है वैसे चले, पता चलेगा। लेकिन गल्फ में सिर्फ ईरान तो नहीं है, कई और भी मुल्क हैं जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सिर्फ उनका तेल बाहर जाना की बात नहीं है, उनके इंपोर्ट्स भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि सब इंपोर्ट्स तो यहाँ से जाते हैं, तो उनके खाने पीने के सामान सब कुछ जो है वो तो बंद हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो बाकी देश जो है वो लोग भी कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो लगता है कि होपफुली ज्यादा समय नहीं लगे इसको। पॉइंट टेकन। गुरनाम जी, यूजुअली एक कमोडिटी में कितना कॉस्ट लॉजिस्टिक्स होता है? क्योंकि जो हम इतने सालों से लगातार बोलते पढ़ते आए हैं कि 15 से 20% एक कमोडिटी की कॉस्ट जो होती है वो लॉजिस्टिक्स होती है, फिर चाहे वो शिपिंग है, ट्रक है, उसको लेके आने जाने का। अब यहाँ पर जिस तरह की बढ़त आती हुई नजर आई है कि स्पेशली मिडल ईस्ट की बात की जाए, 40-50% यहाँ पर अगर हम शिपिंग प्राइसेस बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो क्या वो इमीडिएटली जिस तरह के प्राइसेस में आएगा एब्जॉर्ब किया जाएगा, पास ऑन किया जाएगा? क्या सोच है? देखिए, इमीडिएटली प्राइस तो बढ़ता नहीं है किसी भी चीज का जी, और लोगों के पास स्टॉक भी होता है पहला, और वो नहीं चाहते कि हमारा कस्टमर जो है उसको इमीडिएटली हम परेशान कर दें। तो एक 2 महीने तो ऐसे चल जाता है। लेकिन जब ये फाइनल शिपमेंट ही खत्म हो जाती हैं, नई आनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर इसी तरह यूएसए में हुआ, जब उन्होंने पहले 25% लगाया, उन्होंने 25, उसके बाद 50 लगा दिया। तो धीरे धीरे करते करते फिर वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, 25 से 50 कर लेते हैं। बिकॉज एंड ऑफ द डे हर एक के पास एक लिमिटेड स्टॉक होता है, तो उसमें तो वो खेल जाता है। लेकिन जब उसके बाद फ्रेश प्राइसेस आते हैं तो उसमें वो उसको फिर प्राइस बढ़ाना पड़ता है। तो इसी तरह जैसे हमारे किसी भी कारोबार में फ्रेट जो है वो 10 से 15% जनरली, मैक्सिमम 20% तक जाता है, इससे ज्यादा नहीं होता। बाकी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, पैकेजिंग होती है और दूसरे एक्सपेंडिचर होते हैं, तो 10 से 20%। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया गुरनाम जी, सुनील जी, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए। तो एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स चिंता है, लेकिन पैनिक नहीं है। और जैसे कहा गया, इंश्योरेंस, फ्लीट, लॉजिस्टिक्स को लेकर यहाँ पर कंसर्न्स बनती हुई नजर आई हैं, लेकिन ये मिडल ईस्ट में ही है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यहाँ पर जो कारोबार है वो अभी भी सही चलता हुआ नजर आया है। लेकिन जहाँ तक मिडल ईस्ट की बात है, ऑफकोर्स शिप स्टक हैं, इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा है, और काफ़ी हद तक जिस तरह से माल स्टॉल्ड है वेरियस पोर्ट्स पे, वो एक चिंता का इशू इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिहाज से। वेल, इसी के साथ लेकिन एक ब्रेक ले रुकेंगे, लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी स्ट्रैटेजीज।
हमारे साथ अब मेरा एसेट शेयर खान के राकेश खन्ना है एंड प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। दिनेश जी, सबसे पहले तो बाजार इस असमंजस में था कि ये सब होने के बावजूद भी जिस तरह की बड़ी मुनाफा वसूली सोने चांदी में देखने को मिली है, कैसे उसे देखा जाए और कैसे उसे ट्रेड किया जाए? जी बिल्कुल, क्रूड खास करके गोल्ड सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो नीचे में 4830 के लेवल पिछले 17 तारीख को हमें देखने मिले थे। वहां से प्राइसेस ने 5400 के लेवल देखे इंटरनेशनल मार्केट में। कल 5000 के भीतर के भी लेवल देख लिए और आज दोबारा 5200 के लेवल देख लिए। मतलब कुल मिला के $1000 की तेजी मंदी हो गई है, जबकि इंटरनेशनल स्थिति आज भी वैसी है। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो बरकरार है और आगे भी कुछ दिन तक ये सुलझते हुए नजर नहीं आते हैं। बट बिसाइड दिस मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट घटने की संभावना जो कम जताई जा रही है, उसके चलते भी प्राइसेस में प्रेशर दिखा है। सेकेंडली, डॉलर इंडेक्स में भी अच्छा खासा मूव हमें देखने मिला है, जिसके चलते कमोडिटीज मार्केट में प्रेशर आता हुआ दिखा है। बट आई थिंक अगर चार्ट का स्ट्रक्चर में देखूं तो मुझे लगता है कि 5230 एक रेजिस्टेंस जोन है। इंडियन मार्केट की बात करूं तो 1,65,200 ये लेवल पर मुझे लगता है बिकवाली दोबारा लौट कर आ सकती है। दोबारा हमें 1,62,000 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो यहां से 1200 से 1500 रुपया अगर बढ़ता है तो आई थिंक शॉर्ट सेल की ही रणनीति अपनानी चाहिए एज फार एज गोल्ड इज कंसर्न्ड। राकेश, आप क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे देखेंगे यहाँ से, क्योंकि 80 होल्ड कर रहा है, 85 का हाई बन चुका है। यहाँ पर आपको क्या लगता है क्या लेवल्स बन सकते हैं? पहले तो नमस्ते मैम और नमस्ते सभी दर्शकों को। क्रूड ऑयल में WTI में भी जैसे देखें तो ओवरऑल इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। जो 2023 से कंसोलिडेशन चल रहा था फॉलिंग वेज में, जो वीकली में चार्ट में वो ब्रेकआउट हो चुका है डिसेंडिंग चैनल। तो ओवरऑल इसमें पॉजिटिव ही लग रहा है। यहाँ से क्रूड ऑयल में WTI में भी $75 अभी उसने अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टेस्ट किया, तो ऊपर में $80-85 दिख रहा है और आने वाले टाइम में $100 भी देख सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने गोल्ड सिल्वर में तेजी देखी थी, सेम चीज क्रूड ऑयल में हो सकती है। और नीचे में 72 एंड 68 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इंडियन रुपी टर्म्स में MCX में अगर मैं बात करूं तो 6800 और 6400 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर में हमारा 7500 टू 8000 लेवल का टारगेट दिख रहा है। दिनेश जी, आप भी कहेंगे इतने ही बुलिश हैं कच्चे तेल में? जी बिल्कुल, लेकिन 2 दिन का अगर मैं जायरा देखूं तो मुझे लगता है कि 16-17% का मूव ऑलरेडी आ चुका है। जो 20% का डिस्ट्रप्शन सप्लाई का हमें देखने मिल रहा था वो प्राइसेस में इमीडिएटली फैक्टर्ड इन हो चुका है। तो पॉसिबली मुझे लगता है यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए और प्रोबेबली वो $72 to $73 WTI क्रूड के आसपास आना चाहिए। इंडियन मार्केट की बात करो तो मुझे लगता है कि 6720 6730 के लेवल्स आते हैं तब वहां से फ्रेश बाइंग दोबारा बन सकती है। जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसमें अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, बस मूव बहुत क्विक आने के कारण मुझे लगता है थोड़ी सी मुनाफा वसूली पॉसिबल है। अपसाइड मुझे दोबारा 7400 से 7700 के लेवल देखने मिल सकते हैं। और ब्रेक में जाएं उससे पहले राकेश, चांदी कैसे देखेंगे आप? सिल्वर में देखा जाए तो जैसे सर ने भी बात कहा कि ये पुल बैक रैली है। जो बजट में फॉल आया था उसके बाद में मार्केट में ये पुल बैक दिख रहा है और ये कंसोलिडेशन चल रहा है। जो ऊपर में $88 और $90 है और नीचे में $82 और $77 है। तो इसमें भी ऐसा है कि सेफ हेवन के ऊपर बोला जाए तो ये बढ़ रहा है, बट साइमल्टेनियसली अगर आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स में भी आज एक ब्रेकआउट हुआ है अच्छा खासा। जो ऊपर में उसने 99 का रेजिस्टेंस टेस्ट किया है। अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से ये बार $100 क्रॉस करता है तो ऊपर में सेल ऑन राइज ही देख रहा हूँ सिल्वर में भी। अगर थोड़ा भी अपसाइड मूव आता है तो इसे सेल ही करना चाहिए। यहाँ पर चांदी में देखने को मिल सकती है, लेकिन जहाँ तक कच्चे तेल की बात है खरीदारी में ही यहाँ पर काम करने की राय है। बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका, दिनेश जी आपका भी साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे और लेकर आएंगे आवाज समाचार।